अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आयशा नूर और आप सबको वेलकम बैक कहती हूं अपने उर्दू नॉवल्स रीडिंग चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं सुमेरा हमीद का नॉवल यारम। लेकिन आज के एपिसोड से पहले छोटा सा रिमाइंडर कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि इसी तरह आपको फ्यूचर में भी मेरी वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की एपिसोड ऑफ यारम। रात के आखिरी पहर वो चौंक कर उठा। उसके सीने पर मार्गरेट की डायरी थी और उसकी आंख में नमी थी। वो छत को देखने लगा, फिर आसपास। उसे ये याद करना पड़ा कि वो कहाँ है और उसके साथ क्या होता रहा है। इन कैफियत का शिकार वो बचपन में हुआ करता था, जब बिस्तर पे रोते रोते सो जाया करता था और फिर सोई जागी हालत में उसे लगा करता था कि कोई उसके सिरहाने बैठे सरगोशियां करता रहा है। ऐसी सरगोशियां जो उसे बोझल नहीं करती थीं और आंख खुलने पर उसे रो देने पर मजबूर कर देती थीं। वो उस खुशबू को बहुत करीब महसूस करता, जो मार्गरेट के साथ लगकर सोने से उसके अपने अंदर हलूल कर गई थी और जिसे उसने अपने अंदर से कभी जुदा नहीं होने दिया था। वो सरगोशियों की रात थी। वो मार्गरेट की खुशबू को बहुत वजाहत से महसूस कर रहा था। वो उठकर बैठ गया और उसे लगा वो बस हाथ बढ़ाकर अपनी माँ को ढूंढ निकालेगा। उसने कमरे में अंधेरा ही रहने दिया और खुद वो बच्चा बन गया जो अपनी माँ के साथ सोया करता था। और उसने बहुत धीमी आवाज में मार्गरेट को पुकारा, मामा। और फिर वो अपनी आंखें मसलने लगा। डायरी को हाथ से छुआ और लेट कर फिर से उसे अपने सीने पर रख लिया। सुबह आंख खुलते ही उसने वो सब याद करना चाहा जो रात भर उसके साथ हुआ होता रहा था। काफी देर तक बिस्तर में पड़ा वो जहन पर जोर डालता रहा। कहीं सरगोशियां थीं, कहीं अमरहा और वैरा, और कहीं वो खुद। भाग पड़ने, हाँफ जाने और रो देने की कैफियत गालिब रही। उसने महसूस किया कि वो जहनी तौर पर कुछ ज्यादा ही उलझा हुआ है। उसे खुद को मामूल पर लाने की कोशिश करनी चाहिए। उसे खुद को वक्त देना चाहिए और खुद को थकान देने के बजाय पुरसुकून रहने के तरीकों पर गौर करना चाहिए। अपना बिस्तर और कमरा साफ करने में उसे मामूल से ज़्यादा वक्त लगा। फिर उसने खुद को ज़रा ज़्यादा अच्छी तरह से तैयार होने दिया ताकि वो हशाश बशाश नजर आए। उसने साई की गिफ्ट की चेक शर्ट पहनी और कार्ल का गिफ्ट दिया कोट और बालों को हेयर जेल लगाकर सेट किया। कार्ल उसके कमरे में आया। ये लो अपना नाश्ता। लैपटॉप को बंद करते उसने कार्ल की लाइट ट्रे को देखा। 3 अदद मोटे ताज़े सैंडविचेस और कॉफ़ी का मग। मुझे नहीं करना नाश्ता, उसने हंसी दबाकर कहा। बर्निंग मैन इवेंट में आग के मुख्तलिफ करतबों में आलियान ने कार्ल को हराया था। अब कार्ल को उसे लंच करवाना था और लंच से पहले वो उसका पेट अच्छी तरह से भर देना चाहता था, जबकि अपनी बारी वो तीन तीन वक्त भूखा रहा करता था। आज तुम फौज भी ले आओ तो आज मैं नाश्ता नहीं करूंगा। आलियान ने उसे और जलाना चाहा। फौज का सरबराह आ गया है, काफ़ी है। उसने बढ़कर दरवाज़ा लॉक किया। शराफत से इन्हें खा लो, वरना मुझे तुम्हारे मुंह खोलकर इन्हें अंदर डालना पड़ेगा। और ये कोट उतार दो, इस पर काफ़ी के दाग लग सकते हैं। आर्यन ने अपना मोबाइल निकाला और 2 मिनट बाद लॉक खुलने की आवाज़ आई। शावेज और साई दरवाजे में खड़े थे। आलियान ने पहले से ही चाबी शावेज को दे दी थी। अब उसने मोबाइल पर बेल दी थी। वो दोनों ने कार्ल की लाई ट्रे पर हल्ला बोल दिया और आलियान दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। मैंने रात का खाना भी नहीं खाया, अपनी जेब भर कर निकलना आज। लंच में मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा, कहकर वो भाग गया। अच्छा किया तुमने ये सैंडविचेस खा लिए। फर्स्ट फ्लोर पर जो जॉयल है ना, उसे मैं जाकर बता आता हूँ कि उसके नाश्ते की ट्रे जो गायब हुई है वो कहाँ है। कार्ल दान निकालकर फर्स्ट फ्लोर की तरफ भागा। यूनिवर्सिटी से आलियान हार्ट रोक आ गया। कार्ल ने लंच टाल दिया था। वो जानता था कार्ल 1-2 दिन ऐसे ही टालेगा, फिर भी वो एक भारी बिल की अदायगी से नहीं बच पाएगा। हार्ट रॉक में दाखिल होते ही उसे सामने मैनेजर खड़ा नजर आया, जो गैर मामूली बात थी। उसके तासुरात काफ़ी हैरान कुन थे और उसकी आंखों में ऐसा अचंभा था जैसे वो पहली बार आलियान को देख रहा था। तुम ठीक हो? कार्ल ने शरारत से उसकी ठोड़ी को छुआ। हाँ, उसने भी मुस्कुराने की कोशिश की। आज कैफे खाली क्यों है, कोई इशू? प्राइवेट बुकिंग, कहते उसने तिरछी नजरों से तनकर खड़े और चाको चौबंद नजर आते 2 गाढ़ आदमियों को देखा। ओह, उसने सीटी बजाई। पूरा कैफे? हाँ। और स्टाफ? तुम उस तरफ चले जाओ। मैनेजर ने अंदर एक हॉल की तरफ इशारा किया। स्टाफ मीटिंग है। मैनेजर ने उसका सवाल सुना लेकिन जवाब दिए बगैर वो अपने ऑफिस की तरफ चला गया। मैनेजर के अंदाज पर उसे हैरत हुई, लेकिन फिर भी वो उसकी हिदायत पर अमल करते स्टाफ मीटिंग का सोचते उस हॉल की तरफ आ गया जिसकी तरफ जाने के लिए उसे कहा गया था। हॉल में चौकोर मेज़ों में से एक के गिर्द एक शख्स कीमती 3 पीस सूट में मलबूस उजरत का अंदाज लिए अपनी घड़ी को देख रहा था और दूसरे हाथ से अपनी थोड़ी को मसल रहा था।
उसका सर उस अंदाज में और ऐसी बेनियाजी लिए हुए उठा था जैसे उसकी सल्तनत की रियाया सामने ज़मीन पर बैठी थी और वो उन पर अपने मन चाहे अहकामात नाफिज करने जा रहा था। उसका पहला तासुर मुतलकुल अनान का था और अगला तासुर पहले की गवाही। सामने मेज पर फ्रिज में काफी कप ऊंधा पड़ा था। हॉल के दरवाजे के रुख वो तिरछा बैठा था। आहट पर अहकाम सादिर करने वाले उस शख्स ने सर उठाया और आलियान पर उसकी तरफ आने वाली रोशनी रोक लेते वजूद की हकीकत खुल गई। स्याह तिल ने सारी रोशनियां किसी स्याही चूस की तरह जज्ब कर ली। चनाके से हॉल की छत से झूलते गोल कुमकुमे टूटे। गुजर चुके वक्त ने सभी दबी दबी सिसकियां और आहें अपनी कब्रों से उगल दी। कच्चे गोश्त के जलने की बू उसके नथनों में घुसी और दुनिया भर की मखलूक की मादाओं का का दर्द सा उसके वजूद से लिपट गया। हॉल में फैल गया। आहें उठी। ये उसके अंदर की शदीद ख्वाहिश रही थी या शायद नफरत कि उसकी नज़रें आंख के कमान के किनारे बराजमान तिल पर ठहर गईं और जैसे ऐसा तिल सारी दुनिया में कुल इंसानियत में सिर्फ एक वही इंसान रखता था और ये वही इंसान ही तो था। खड़े खड़े वो अपनी ही परछाई बन गया और उस पर अपने गुपत होने का अदराक होता। समय बसरी कुव्वतें दर फना में पनाह लेने को हुई और आलम फना का शोर आलम मौजूद में कानों के पर्दे फाड़ने लगा। उसकी सांसों ने बाद समूम जहरीली हवा की मौजूदगी को महसूस किया। चार बुरी आंखें उठी एक दूसरे की सिमत। और जिस दिन मैं और वलीद पहली बार एक छत तले इकट्ठे हुए, मुझे यकीन हो गया कि उससे ताल्लुक मुझ पर वाजिब था और उसे मोहब्बत मुझ पर फ़र्ज। उठकर मिली और ठहर गई। जब वो सो जाया करता था तो मैं जाग जाकर उसे देखा करती थी। मैं अपनी सांसों की आमदोरफ्त को इतना बेज़रर बना लिया करती थी कि वो उसकी नींद में मुखर ना हो सके और उसे जी भर कर देखते रहने का मेरा ख्वाब टूट न जाए। आलिया ने इतना गहरा सांस लिया जैसे आखिरी सांस। जब वो मुझे देखा करता था तो मुझे यकीन हो जाता था कि मुझे ख़ास इसी मकसद के लिए बनाया गया है। अगर वो मुझे नहीं देखेगा तो मेरे होने का मकसद ख़त्म हो जाएगा। वो खड़ा हुआ और चलकर इस अंदाज में उसकी तरफ आया जैसे सुधाते हुए जानवर की पुश्त पर हाथ फेरने का इरादा हो। वो महजूम शिकस्त खोरदा बना खड़ा था कि उसकी पुश्त पर हाथ फेरा जा सकता था। उसके अंदर दफन बंद ताबूतों के ढक्कन झटकों से खुले और उसे साफ साफ मार्गरेट दिखाई देने लगी। रोना, तड़पना, हाथ काट लेना, बड़बड़ाना, चिल्लाना, भूल जाना, भटक जाना और फिर सर्द हो जाना। आहें, सदाएं, वावेला और खामोशी। मैंने तुम्हें पहचान लेने में वक्त नहीं लिया। वलीदुल बशर ने अपने दोनों हाथ कोहनी से ऊपर उसके बाजू पर रखे और उसे जोश से झंझोड़ा। उसके हाथ को हाथों में लेकर बैठे रहने के ख्वाब मैंने हर रात देखे। मैं हर रात एक ही ख्वाब देख लेने पर कुदरत हासिल कर चुकी हूँ। जो भी है, मैं हर रात एहतमाम से उस ख्वाब के लिए खुद को तैयार करती हूँ। तुम में मेरी कितनी शबाहत है। वलीदुल बशर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। आलियान भी उसे देख रहा था। उसके लौट आने की दुआएं मैंने इतनी कसरत से की जैसे लम्हों में बंजर ज़मीन पर जंगल उगाए और उस जंगल में मैंने अपनी बाकी मांदा कुव्वतों को इकट्ठा करके उसके नाम की सदाएं लगाईं। मेरे बेटे देखो, देखो अपने बाप को। उसने उसके सीने के मुकाम पर जोश से घूंसा। अब हम एक साथ हैं। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम्हारा बाप, वलीदुल बशर। मैंने एक अफ्रीकी जादूगर को अपनी जमा पूंजी थमा दी और उसके कहे पर ईमान ले आई कि वलीद जरूर आएगा। वो आ गया है। आलियान बड़बड़ाया। अफ्रीकी जादूगर ने वक्त क्यों ना बताया। आवाज उसके अंदर चकराती रही। कुछ बोलो माइसन, मैंने तुम्हारी आवाजें ख्वाबों में सुनी हैं। जान लो मार्गरेट, आफाक एक एहराम है जिसने तुम्हारी सारी दुआओं को हनूद कर दिया है और कोई एक भी दुआ आसमान को छेद कर वलीद को छीन लेने की ताकत नहीं रखती। मुझे अपनी कुव्वत दुआ पर मलाल रहेगा। हॉल की दीवारों पर मार्गरेट की फिल्म चल रही थी। एक के बाद अगला मंजर, फिर अगला। आखिरी मंजर में वो सर्द तर होती जा रही थी। उसकी आवाज़ की लुकनत उसकी नापैद होती कुव्वत का निशान दे रही थी। उसके साथ गुजरी साथें मैं गिनवाना नहीं चाहती। मैं अपनी आंखें बंद कर लेने को हूँ और उन आंखों में उन्हें मुक़य्यद। मैं माजी का हिस्सा बनने जा रही हूँ, लेकिन मैं उन्हें माजी के सुपुर्द नहीं करूँगी। अगर अरवाह को दुआ का मौका दिया जाएगा तो मेरी पहली दुआ फिर से वही होगा और आखिरी भी। उसके कंधे पर एक हाथ आकर ठहर गया। वो हाथ उसके दाएं गाल पर आया और गाल को नरमी से मसलने लगा। आलियान, उसने आवाज़ को रूह में और उंगलियों को दिल पर महसूस किया। हॉल की दीवारों पर भागती दौड़ती मार्गरेट की फिल्म अंधेरे में गुम होने लगी। आलियान, हाथ गाल मसल रहे थे। उसे दो माएँ मिली थीं, लेकिन बाप नहीं। उसकी आंखें लबालब भर गईं।
उसके बाप का हाथ उसके गाल पर था। वजूद में आने वाला वजूद में लाने वाले की बहुत कदर करता है। खून में एक उबाल होता है जो दुनिया की किसी आग से नहीं उबलता, और खूनी रिश्ते की सिर्फ आंच से उबल कर छलकने लगता है। दुनिया में किसी भी इंसान से दिल खोलकर नफरत की जा सकती है। खूनी रिश्ते से नफरत करने के लिए पत्थर सा दिल चाहिए। उसका दिल चाहा, हत्या कि वो मिटते बनते मार्गरेट की जिंदगी के मनाजिर देख रहा था, कि वो उस चौड़े सीने में सर दे ले और फूट फूट कर रोए। उसने चाहा कि वो अपनी यादाश्त को गुम कर दे और वलीदुल बशर से नापसंदीदगी का जज्बा भूला बसरा कर दे। हाँ, वो खुद से किए गए वादे से वादा खिलाफी कर दे। उसके सामने उसका बाप खड़ा था, उसके कद के ऐन बराबर, उसकी आंखों के ऐन सामने। उसके गाल और शाने उस गर्मी से दहक रहे थे जो उसका बाप उसके वजूद में मुंतकिल कर रहा था। उसके दिल के मुकाम पर जो घूंसा पड़ा था वो उसे गुमशुदा मुसर्रत से लबरेज कर देने को था। बहुत बड़े हो गए हो तुम। हाँ, तुम्हें होना ही था। हाथ उसके सर के बालों तक गए। उसने खुद को एक कदम पीछे किया। वलीदुल बशर ने जरा सा चौंक कर उस खामोश खड़े मुजस्समे को देखा, जैसे अरबी हाथों ने मगरबी ढब में ढाला था, जिसके चौड़े शाने और ऊंचा कद उसके मजबूत होने की दलील दे रहे थे, और जिसके अरब रंग आंखें इतनी बेतासुर थीं जैसे वो सदा रोशनी से अनजान रही हैं, और जिनकी बेनाई का वास्ता सिर्फ अंधेरे से रहा है। देखो आलियान, मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला। दो कदम खुद को पीछे ले जाते वलीदुल बशर ने दोनों बाजू वाह कर दिए। उस ऊंचे लंबे ताकतवर मर्द को काबू कर लेने के लिए बस इतना ही काफी था। आलियान के जिस्म में सनसनाहट होने लगी। वो चार कदम पीछे हुआ और ना महसूस अंदाज में गहरे गहरे सांस लिए। मार्गरेट की डूबती उभरती तस्वीरों पर अभी भी उसकी नजर थी। समझे गुम क्यों किया था? अल्फाज को उसने जान लगाकर बेतासुर रखा। वलीदुल बशर ठटक कर रह गया। आलियान के सवाल पर उसके तासुरात ने हुक्म अदूली की महर लगाई। उसने अपनी नज़रें बदलीं और फिर उनमें मामला फहमी छलकने लगी। आलियान ने इन बदलते तासुरात को भांप लिया। तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने पहली बार आया है। उसके सीने से लगने से पहले ऐसा सवाल कोई भटका हुआ ही कर सकता है। आवाज में दबा दबा जलाल था, और अल्फाज से ज्यादा उनकी अदाई में ऐसी ताकत थी कि आलियान ने सोचा कि अगर ये शख्स मैं मर रहा हूँ मेरी बाहों में आ जाओ कह देता तो उसके कदमों में जा बैठता। अब मेरा बाप मेरे पास पहली बार क्यों आया? उसने खुद को मजबूत करना चाहा, जबकि उसे यकीन होने लगा था कि सामने खड़े शख्स को उसके अंदर की टूट फूट की सभी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। तुम्हें सब मालूम हो जाएगा, मैं बताऊंगा। आओ मेरे साथ यहाँ बैठो। पेशानी पर नागवारी की लकीरें उभरी और उसकी आवाज़ की खुद साख्ता नरमी मादूम होने लगी। आलियान मार्केट यूसुफ नहीं बनना चाहता था। वो डट कर खड़ा था। वो ऐसा करने में बहुत सी कुव्वतें हायल थीं। मुझे खड़ा रहने दें ताकि हम दोनों को चले जाने में आसानी रहे। उसकी आवाज़ सख्त और खुरदरी हो गई। कुर्सी के उसके लिए बाहर निकालते वलीदुल बशर के हाथ रुक गए और खामज़दा गर्दन पर नागवारी की छपी हुई नसें भी उभर आईं, मगर उन्हें फौरन छुपा लिया गया। लेकिन आलियान देख चुका था। उसकी नज़र सामने मौजूद इंसान की एक एक जुम्बश पर थी। हम जाएंगे तो एक साथ जाएंगे। वलीद मुस्कुराया। एक साथ का मतलब जानते हैं आप? अब वलीद ठोड़ी को मसलते उसे देखने लगा, एक ऐसे खिलाड़ी की तरह जिसे अपना अगला मोहरा चलना था, वरना बसात उलट जाती। पता नहीं उस औरत ने तुम्हें मेरे बारे में क्या क्या कहानी बनाकर सुनाई है। उन्हें लेडी महर कहिए, मैं उनके लिए एहतराम की दरख्वास्त करूंगा। मैं मार्गरेट की बात कर रहा हूँ। वलीदुल बशर के मुंह से उस नाम के निकलते ही वो ठीक उस जगह पर जाकर खड़ा हो गया जहां से चला था, सर्द मुर्दा हाथ से हाथ छुड़ाए जाने से। ऐसी सख्ती और नखवत से मामा का नाम मत लें। वो चिल्ला उठा। वलीद ने उसे सर्द नज़रों से देखा। तुम्हारा अंदाज बता रहा है कि तुम्हें मेरे बारे में गलत बताया जाता रहा है। हो सकता है। अब आप सब ठीक बता दें। वलीदुल बशर ने बाएं हाथ की उंगलियों को अंगूठे के साथ रगड़ा। शायद आदतन उसकी झुकी हुई भवें जरा सा और झुक गईं, और आलियान ने उनमें वो रंग देखा जो आसमान पर उड़ते बाज पर निशाना बांधे शिकारी की आंख में उस वक्त उभरता है जब वो ट्रिगर पर उंगली का दबाव बढ़ाने वाला होता है, और बाज का शिकारी तंदखो और दूर फहम होता है, आसमान से जा लेने वाला, सिर्फ शुस्त ही बांध कर मार देने वाला। मैंने मार्गरेट को एक अच्छी औरत समझकर शादी की। वो मुझे छोड़ गई और तुम्हें भी अपने साथ ले गई, और मैं पागलों की तरह तुम दोनों को ढूंढता रहा। इतने साल मैं कहाँ कहाँ नहीं गया। फिर मुझे मालूम हुआ कि उसकी मौत वाक़ई हो गई है। मैं बहुत मुश्किल से तुम तक पहुंचा हूँ आलियान। और जिस आंच से उसके खून में उबाल उठे थे वो खून एकदम से सर्द हो गया, और वह इस्तेहज़ाइया हंस दिया। नॉर्वे के होटल में किस औरत को तलाक और धत्कार दी थी आपने? वलीदुल बशर को झटका सा लगा। उसे बताया गया था कि वो बहुत छोटा था जब उसे बेसहारा बच्चों के इदारे में दाखिल करवाया गया था। उसे तवक्को नहीं थी कि उसे इस बारे में भी मालूम होगा। जिस फ्लैट में शादी करके उन्हें रखा था वो उसी फ्लैट में मर गई थी, तो आप उन्हें कहाँ पागलों की तरह ढूंढते रहे थे?
میری پیدائش سے پہلے آپ انگلینڈ چھوڑ چکے تھے۔ بہت آسانی سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ دوبارہ آپ انگلینڈ آئے۔ میں اپنے دوست کو بھیجتا رہا تھا تمہیں ڈھونڈنے۔ اپنے انداز کی تلخی کو اس نے بمشکل قابو میں کیا۔ آپ خود کیوں نہیں آئے؟ مجھے انگلینڈ سے نکال دیا گیا تھا، میرے کاغذات میں گڑبڑ تھی، مارگریٹ نے مجھ سے رابطہ ختم کر دیا تھا۔ آپ کی نیت میں گڑبڑ تھی، مجھے یقین ہے اس کا۔ انگلینڈ سے نکلتے ہی آپ نے ناروے میں شادی کر لی تھی فوراً۔ وہ میری مجبوری تھی۔ میں کیا تھا؟ ضرورت، مجبوری، خواہش، وقت گزاری۔ میں صرف اس لیے غلط نہیں ہو سکتا کہ تم سے الگ رہا، تم غصے میں ہو۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ایک ساتھ اتنے جھوٹ بول دیا آپ نے۔ خود کو پرسکون کرو، تھوڑی نارمل ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، اگلی بار پھر اتنے ہی سالوں بعد آئیے گا، شاید میں نارمل ہو چکا ہوں۔ وہ پلٹ کر جانے لگا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تمہیں لینے آیا ہوں۔ اتنے سالوں بعد کیوں؟ مجھے صرف سچ سننا ہے ورنہ کچھ نہیں۔ ولید البشر نے اپنے اندر تیزی سے جوڑ توڑ کیے۔ میں نے مارگریٹ کو طلاق دے دی تھی، یہ میرا حق تھا، اور وہ غصے میں آ گئی۔ جب ناروے میں وہ آپ کو میرے بارے میں بتا رہی تھی تب آپ نے کیا کہا تھا؟ میں سمجھا وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ نہیں، آپ سمجھے میں آپ کا نہیں کسی اور کا بچہ ہوں۔ کہتے وہ ذرا شرمندہ نہیں ہوا۔ حکم عدولی کرنے والوں کو دی جانے والی سزا کے اعلان کرنے کے انداز کو ولید نے بمشکل دبایا۔ کسی اور کے بچے کو آپ کیوں سمیٹنے آئے ہیں؟ یہ غلط ہے، جھوٹ ہے۔ عالیہ نے کرسی گھسیٹ کر اس پر بیٹھ گیا اور خود کو سوچنے کے لیے وقت دیا۔ اس کے سامنے ایک صحت مند، خوش شکل، قیمتی لباس اور جوتوں میں ملبوس اس کا باپ کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہ گھڑی تھی جو ایک معروف کمپنی آرڈر پر صرف ایک تیار کرتی ہے۔ ولید البشر کی کھال پر ایک جھری نہیں تھی۔ وہ اپنی صحت کا بہت خیال رکھتا رہا تھا، یا وہ اسکن سرجری سے کئی بار گزر چکا تھا۔ اس کی خوبصورتی، اس کا لباس، اس کا انداز، اس کے الفاظ، اس کے تاثرات، کوئی ایک بھی چیز اس بات کی گواہی نہیں دے رہی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کے غم میں گھلتا رہا ہے۔ اس کی ماں گھل گھل کر مر چکی تھی، اور اس کا باپ کھلا گلاب بنا اس کے سامنے موجود بیٹے کی جدائی پر آنسو بہانا چاہتا تھا۔ یہ صرف میرے لیے یہاں نہیں آیا۔ عالیہ نے اپنا سر پکڑ لیا اور ولید البشر نے بڑھ کر اس کے سر کا بوسہ لیا۔ تم خود کو پرسکون رکھو اور آؤ میرے ساتھ۔ یہ میری بدنصیبی تھی کہ میں نے تمہیں کھو دیا۔ زندگی نے بہت برا کیا میرے ساتھ، مجھے معاف کر دو، لیکن اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ عالیہ نے سر جھکائے ہی رکھا۔ اس کی ماں کا ایک آنسو گرتا تھا تو وہ تڑپ اٹھتا تھا۔ اس کا باپ رو کر اس کا بوسہ لے رہا ہے اور وہ بت بنا بیٹھا ہے۔ آپ میرے باپ بننے آئے ہیں اور مجھے آپ کا بیٹا نہیں بننا۔ مجھے آپ میں دلچسپی نہیں ہے اور ہوگی بھی کیوں؟ عالیہ نے بہت کھردرے اور غیر جذباتی انداز سے کہا۔ وہ ایسے سپاٹ ہو گیا جیسے مشین ہو۔ تمہارا باپ ایک کامیاب بزنس مین ہے اور تمہیں اس میں دلچسپی نہیں؟ الٹی طرف سے ولید البشر نے وہ پتہ پھینکا جو سیدھے سیدھے صاف صاف عالیہ نے پڑھ لیا۔ وہ ذرا سا چونکا اور اس کی نظروں سے ٹپکتی لالچ ولید البشر نے تاڑ لی اور خود کو داد دی۔ میرا سب کچھ تمہارا ہی تو ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم نے کیسی زندگی گزاری ہوگی۔ میرے پاس بہت کچھ ہے عالیان، میں تمہیں بہت کچھ دے سکتا ہوں۔ اور اس بات کو مار گراتے وہ چوک گیا۔ اس کا انداز کاروباری ہو گیا اور وہ بھول گیا کہ اسے فی الحال ایک غم زدہ باپ کا کردار ہی نبھاتے رہنا تھا۔ خصلت پانی میں تیرتا ہوا کاگ ہے جو زیر پانی رہ ہی نہیں سکتا، اسے اوپر آنا ہی ہے۔ میں نہیں مانتا کہ آپ کے پاس کچھ ہوگا، چند ہزار ڈالرز کے سوا۔ اس نے لالچی انداز اپنا لیا۔ اس پورے ہارڈ راک کو بک کروانے کے لیے جانتے ہو کتنے ہزار پاؤنڈز چاہیے؟ وہی چند ہزار نا، میرے پاس اس سے زیادہ پیسے ہیں۔ ماما مہر کے پاس اس سے زیادہ دولت ہے۔ تمہاری ماما مہر کے پاس میری دولت کا ایک حصہ بھی نہیں ہوگا۔ ولید چڑ گیا۔ اچھی بڑھ ہے۔ عالیان بھرپور استہزائیہ ہنسا۔ بڑھ نہیں ہے یہ۔ ولید غصے سے بھڑک اٹھا۔ شاید اپنی دولت سے اسے اتنی پیاری تھی کہ اس پر طنز اسے گوارا نہیں تھا۔ وہ تیزی سے ہال سے باہر گیا اور واپس آ کر ایک فائل اس کے سامنے رکھی۔ اسے کھولو اور پڑھو، میری کمپنی اور اس کے شیئرز کتنی مالیت کے ہیں۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کہتا ہو، دیکھو پڑھو، ولید البشر کتنا قیمتی ہے۔ کیا سمجھ کر تم ایسے قیمتی انسان سے ایسے بات کر رہے ہو؟ تم گستاخی کر رہے ہو۔ اور بس ایک پل لگا عالیان کو ساری بات سمجھنے میں۔ اس کا شک یقین میں بدل گیا اور اس یقین پر اس کا دل پاش پاش ہو گیا۔ موہوم سے جو امید تھی وہ دم توڑ گئی۔ اندر ہی اندر اس حقیقت پر وہ رو دینے کو ہو گیا۔ وہ اسے نفرت کرتا تھا، اب اسے خود سے بھی نفرت محسوس ہونے لگی۔ تو بس یہ حیثیت تھی اس کی۔ اس کا باپ ایک بیوپاری، بیوہ امیر عورت، کمپنی شیئرز، سگی اولاد، سوتیلی اولاد۔ ولید البشر نہیں جانتا تھا کہ وہ بزنس کا کتنا ذہین اسٹوڈنٹ ہے۔ عالیان نے فائل پر سرسری نظر بھی نہیں ڈالی تھی، اس کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی۔ میرے علاوہ آپ کی کوئی اولاد ہے؟
अपनी आवाज़ की लर्जिश पर काबू पाकर उसने आम अंदाज अपना करके सवाल पूछा। दुख का एक साया वलीदुल बशर के चेहरे के पार हुआ। हाँ, एक बेटा था। अब आलियान सारी ही कहानी समझ गया। कार के हादसे में उसकी डेथ हो गई। नीम दुख के तासुर के साथ वलीद खामोश हो गया। अगली बात करने के लिए आलियान ने चंद गहरे सांस लिए। उसका दिल चाहा वो अपने दिल के मुकाम पर हाथ रखकर हॉल से बाहर चला जाए। उसे अपने दिल से रोने की वाज़ेह आवाज़ आ रही थी। यानी उसके पास उतनी मोहलत भी नहीं रही कि वो अपने शेयर्स आपको कानूनी तौर पर मुंतकिल कर जाता। और बेवा खातून कभी सगा बेटा होने की हैसियत से उसके हिस्से में यकीनन 50% शेयर्स आए होंगे। कुछ आपकी सौतेली औलादें भी होंगी। और अब आपकी दूसरी सगी औलाद है तो ये शेयर्स कंपनी के तय किए असूलों के मुताबिक सिर्फ उसे मुंतकिल हो सकते हैं, वरना ये वापस कंपनी के पास जाएंगे, जो यकीनन आपको गवारा नहीं होगा। मेरा और आपका डीएनए भी होगा, वरना आप किसी को भी अपनी सगी औलाद बनाकर पेश कर देते और एक मखसूस मुद्दत के बाद आप कुछ नहीं कर सकेंगे। आपको हर सूरत एक बालिग औलाद चाहिए। वो रुका। इसलिए आप मुझे ढूंढते रहे हैं। फाइल को उसने नखवत से मेज पर खिसका दिया और उठकर खड़ा हो गया। उसे इत्मीनान था कि अपने बाप के जाल को उस पर उलट दिया था। मुझे इस समय कोई दिलचस्पी नहीं। उसने बहुत आराम से उस शख्स को उल्लू बना दिया था। तुम ये नहीं कर सकते। वलीद जैसे तड़प उठा। मैं ये कर रहा हूँ। वो इस्तेहज़ाइया हंसा। मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम किस तरह से पेश आ रहे हो मेरे साथ। वो एक बिजनेसमैन से फिर से एक बाप बन गया। ऐसा करना फिर से ज़रूरी हो गया था। मुझे इस बाप से कोई लगाव नहीं। उसने उंगली से उसकी तरफ इशारा किया। तुम मेरा खून हो आलियान। आपको देर से याद आया। हमें अब एक साथ मिलकर रहना चाहिए। ठीक है। उसने दोनों जेबों में हाथ दिए और पहले से ज्यादा मजबूत नजर आने लगा। सिर्फ एक सच बता दे। मामा को क्यों छोड़ दिया था? सच बताइएगा, फिर मैं सब करने को तैयार हूँ। वलीदुल बशर ने झूठ बोलकर देख लिया था। उसने सच को भी आजमा लेना चाहा। मैंने उन्हें जलील किया। मुझे डर था कि वो मुझे अदालत में घसीट लेगी। मार्केट के साथ मेरा ताल्लुक कुछ भी रहा हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। क्या बुरा किया है तुम्हारे साथ मैंने? उस कैफे से बाहर निकली और मिलने वाले पहले इंसान को बताएं कि अपनी औलाद को मैंने माने से इनकार कर दिया था, और इतने सालों बाद आज उसे मिल रहा हूँ तो वो अपन आपको बता देगा कि क्या बुरा किया आपने। मैं शर्मिंदा हूँ। आलियान ने अफसोस से इतने रंग बदलते उस इंसान की तरफ देखा जिसके एक रंग मोहब्बत के जाल में उसकी माँ आ गई थी। तुम बहुत तल्ख हो रहे हो। मेरी तवक्को से ज्यादा। मेरे साथ चलो, सब ठीक हो जाएगा। मैं फिर अपना सवाल दोहराऊंगा। मामा को क्यों छोड़ के गए थे? वलीदुल बशर ऐसे अपनी थोड़ी मसलने लगा जैसे अपने मिजाज के बरखिलाफ कुछ बर्दाश्त कर रहा हो और उसे सवाल पूछे जाने की आदत रही हो, सवालों का जवाब देने की नहीं। मैं उसे पसंद करता था, फिर मेरी दिलचस्पी उसमें ख़त्म हो गई। वो जैसे किसी गुलिस्तान से तोड़ लिए गए फूल की बात कर रहा था, या रास्ते में आने वाले किसी फूल को पैर तले मसल देने की। उसका अंदाज उससे भी बदतर था। आलिया ने बहुत देर तक उस खुश शक्ल इंसान को देखा जिसने कितनी आसानी से ये बात कह दी थी। उस औरत के लिए जिसकी ज़बान उसके नाम की अदाई करते करते नहीं थकी थी, जो ऐसे एड़ियां रगड़ती रही थी जैसे उसके वजूद से जहरीले हशरात लिपटे उसे डंक पर डंक मार रहे हों। उस वक्त आलियान को अपनी माँ पर बहुत तरस आया। उसका फूट फूट कर रोने को जी चाहा। इतनी मोहब्बत और ऐसे कर्ब के बाद भी उसकी माँ के हाथ क्या आया? शर्मिंदगी, पछतावे, एहसास, दुख का एक लफ्ज़ भी नहीं। अगर मार्gaरेट उस वक्त ना मरती तो उस वक्त मर जाती। उसके अंदर अलाव सा दहका। उसके हाथ की पोरें इतनी गर्म हो गईं कि वलीद उन्हें छू लेता तो जल जाता। मैं आपसे नफरत करता था और अब और ज्यादा करता हूँ। आपसे मजीद बातचीत का मेरा इरादा नहीं। उसने वलीद बशर के मुंह के ऐन सामने अपना मुंह ले जाकर कहा। वलीद एक कदम पीछे हुआ। उसे ठुकरा दी गई औरत की औलाद के ऐसे अंदाज ने उसे सीख पा कर दिया। उसने खुद को बमुश्किल रोका कि वो उस लड़के की वही तजलील कर दे जो उसकी माँ की थी। तुम लाखों डॉलर्स ठुकरा रहे हो। अब वो साफ साफ एक कारोबारी इंसान बन गया। वो करोड़ों हो तो भी। तो तुम्हें ज्यादा हिस्सा चाहिए? आलिया ने इस्तेहज़ाई हंसा। बोलो कितना चाहिए? वो मेरी सारी जिंदगी की कमाई है, तुम्हें राजी होना ही पड़ेगा। अब आलियान तरहम से उसे देखने लगा। पैसों को कमाई कह रहे हैं? इंसानों को किस गिनती में गिनते हैं? मुझे मजबूर ना करें कि मैं आपके साथ वो करूं जो आप दूसरों के साथ करने का शौक रखते हैं। तुम्हें मेरे काम आना ही पड़ेगा। मैं उसके लिए तैयार नहीं। तो तुम अपनी कीमत बढ़ा रहे हो? अगर आप इस मदद का सवाल मामा से करते तो वो कभी इनकार न करती। मैं मार्गरेट नहीं हूँ। तो ठीक है, फिर मार्गरेट के लिए ही सही। उसे सौदा किसी भी सूरत करवाना था।
اگر وہ میرے لیے زندہ رہتی تو شاید، وہ آپ کے لیے مر گئی تو بالکل نہیں۔ آلیان اب وہ سارے حساب لے لینا چاہتا تھا جو اپنی ماں کی طرف سے اسے چکانے تھے۔ میں آفیشلی مارگریٹ کو اپنی بیوی تسلیم کر لوں گا۔ اس کی ضرورت ہے نہ اس کا فائدہ انہیں حاصل ہوگا۔ تمہیں یہی شکوہ ہے نا کہ میں نے اس کی بے عزتی کی؟ ٹھیک ہے، میں اسے عزت بھی دوں گا اور اپنی بیوی ہونے کا خطاب بھی۔ میں پریس کانفرنس کروں گا۔ انہیں مار دینے کا اعتراف کون کرے گا؟ اس کی پیشانی پر کئی لکیریں بن گئی۔ ولید البشر کی آنکھوں سے شرارت نکلنے لگے۔ اس کی برداشت کی حدیں ختم ہو رہی تھیں۔ تم یہ ثابت کر رہے ہو کہ تم میرا ہی خون ہو۔ تم اپنی اہمیت بڑھا رہے ہو۔ تمہیں ایسا ہی ہونا چاہیے اور بڑھا لو اپنی قیمت۔ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ مہنگی چیزیں خریدنے کا مجھے شوق ہے۔ کبھی خود بک چکے ولید کو لگتا تھا دنیا میں سب بکنے کے لیے ہی موجود ہیں۔ آلیان اندر ہی اندر ہنسا۔ یہ شخص تھوڑی دیر کے لیے بھی ایک اچھا باپ ہونے کی اداکاری نہیں کر سکا۔ میری قیمت آپ نہیں چکا سکتے، تن سے کہہ کر وہ تیزی سے جانے لگا۔ کبھی ایسے ہی اس کی ماں بھی اس کے سامنے کھڑی ہوگی اور وہ پشت دکھا دکھا کر جاتا ہوگا۔ اگر مجھے تمہاری ضرورت ہے تو تمہیں بھی کہیں نہ کہیں میری ضرورت ضرور ہوگی آلیان ولید۔ قریب رکھے میز پر انگلیاں بجا کر اس نے کہا، دنیا میں کوئی ایسا کھیل نہیں جسے ایک ہی انداز سے جیتا جا سکے۔ ولید البشر اس فلسفے پر یقین رکھتا تھا۔ آلیان پہلے سے زیادہ نفرت سے پلٹا۔ دنیا میں آپ وہ آخری انسان بھی نہیں ہوں گے جس کی مجھے ضرورت ہوگی۔ لکھ کر محفوظ کر لیں، میں کبھی آپ کی طرف نہیں لوٹوں گا۔ ولید البشر کے لب واہ ہوئے۔ آلیان ولید، تم میرے نام کی میری موجودگی کی ضرورت ہے۔ انگلیاں اور تیزی سے میز پر بجنے لگی۔ باقی مادہ زندگی کے لیے یہ خوش فہمی آپ پال سکتے ہیں۔ وہ پلٹ کر جانے لگا۔ پھر سوچ لو، ان کاغذات پر سائن کر دو اور میرے ساتھ چلو۔ یہ ایک ایسا انداز تھا کہ جیسے ولید البشر اس پر کوئی احسان کر رہا ہے۔ مجھے اپنا باپ مانو نہ مانو، ایک تجربہ کار انسان ہی مان لو، اس ایشیائی لڑکی کے پاس کوئی تو وجہ ہوگی جو اسے تم سے زیادہ ضروری تھی۔ پہاڑیوں میں چھپ کر بیٹھے دشمن کے زہر بجھے تیر کی طرح جو فاتح کی پشت پر لگتا ہے اور اس پر فتح کا سورج حرام کر دیتا ہے۔ آلیان کی پشت پر تیر بن کر یہ آخری بات لگی اور اس نے جھٹکے سے گھوم کر اسے دیکھا۔ دنیا میں جتنی کراہیت آمیز چیزیں تھیں ان کے بوجھ تلے اس نے خود کو پایا۔ اجنبی نمبر سے کال تھی۔ وہ آخری لیکچر لے کر نکل رہی تھی۔ میں ولید البشر، آلیان کا باپ بات کر رہا ہوں۔ اس کی ہیلو کے جواب میں فوراً کہا گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے آگے کیا بولے۔ تم نے پیسے لینے سے انکار کیوں کر دیا؟ میں نے یہ پیسوں کے لیے نہیں کیا، وہ ٹھہر ٹھہر کر بولی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ پھر کس لیے کیا ہے؟ آلیان میرا دوست ہے، میں صرف یہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے پاپا سے ملے۔ بس صرف اس لیے؟ جی۔ تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ پاکستان سے۔ مسلمان ہو؟ جی۔ بہت دیر خاموشی رہی کہ اسے لگنے لگا کہ فون بند کر دیا جائے گا۔ آلیان تمہارا کتنا اچھا دوست ہے۔ وہ خاموش رہی۔ تم نے اسے کبھی پوچھا نہیں کہ اس کا باپ کہاں ہے؟ میں نے پوچھنا چاہا تھا، وہ بات کرتے جھجک رہی تھی۔ تو وہ اس بارے میں بات کرنا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن تم میرے بارے میں جاننا چاہتی تھیں، کیوں؟ وہ پھر سے خاموش ہو گئی اور دوسری طرف بھی خاموشی چھائی رہی۔ آلیان سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ اسے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ میں نے تمہاری دونوں فون کالز کی ریکارڈنگ سنی ہے۔ مجھے یہ اندازہ فوراً ہو گیا تھا۔ گھبراؤ نہیں، مجھے بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ آپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اسے یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے آپ کو سب بتایا ہے، شاید اسے اچھا نہ لگے۔ اس کی آواز اور زیادہ کانپنے لگی۔ اسے اپنے باپ سے ملنا ضرور اچھا لگے گا۔ میں سب سمجھ گیا۔ تمہارا شکریہ۔ تم یقیناً میرے بیٹے کے لیے اچھے جذبات رکھتی ہو۔ کیا نام ہے تمہارا؟ امرہا۔ امرہا، تم سمجھدار ہو کیونکہ تم جانتی ہو کہ ایک باپ کا ہونا کس قدر ضروری ہے۔ اس پر اصرار کرتی رہنا امرہا۔ میں اور میرا بیٹا جلد تم سے ملیں گے۔ تم بہتر طور پر سمجھ سکتے ہو کہ کیا وجہ ہوگی۔ اس نے پیسے بھی لینے سے انکار کر دیا اور تمہارے بارے میں سب بتا بھی دیا۔ اس نے یہ نیکی یقیناً اپنے لیے کی۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے مذہب اسلام اپنایا ہے اور وہ لڑکی بھی مسلمان ہے۔ اس کے وجود میں جلتی آگ کی تپش نقطۂ عروج پر جا پہنچی کہ اس کی کھال پگھل جانے کو ہو گئی۔ اچھے مسلمان خاندان بنا باپ کے ناجائز اولادوں کو اپنی بیٹیاں نہیں دیتے۔ آلیان سن سا ہو گیا۔ اس کے منہ پر چانٹا پڑا۔ اس نے میرے آدمی سے ایک ہی سوال کیا تھا، مارگریٹ کے بیٹے کو اس کا باپ ہی ڈھونڈ رہا ہے نا؟ اور جب اسے معلوم ہو گیا کہ باپ ہی ہے تو جیسے اس کی کوئی بڑی مشکل آسان ہو گئی۔ تم ایک آزاد معاشرے میں رہتے ہو، لیکن باپ کا سوال آج بھی مہذب معاشروں میں پہلے پوچھا جاتا ہے۔ باپ کے نام کے بغیر تم ناجائز ہو۔ میں کہاں ہوں اس بارے میں لوگ پوچھتے تو ہوں گے۔ ولید رکا، جیسے اب سارے کام ہو گئے۔ اس عورت کے نام کے ساتھ تم کسی مسلم خاندان میں شامل ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔
میرے بغیر تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ ولید البشر نے اس آخری بات سے آریان کو ایسے ذلیل کر دیا جیسے مارگریٹ اور اس کی اولاد کی ہتک کا حق صرف اسی کے پاس ہے، اور اسے اس حق کا ٹھیک ٹھیک استعمال کیا۔ تمہاری غیر مسلم ماں کے بارے میں آسانی سے یہ سوچ لیا جائے گا کہ وہ کس طرح کی۔ اپنی زبان کو لگام دو، آلیان دھاڑا۔ کس نام اور کس خون کی بات کر رہے ہو؟ لعنت تو تم ہو۔ تم اس ملعون عورت کا خون نہ ہوتے تو جانتے کہ باپ کے ساتھ کیسے پیش آیا جاتا ہے۔ میں تمہارا ملعون خون نہ ہوتا تو اچھا ہوتا۔ اس نے اس کرسی اور میز کو تیش میں پیر سے ٹھوکر ماری جس کے پاس وہ کھڑا تھا۔ باہر کھڑے گارڈز اندر لپکے۔ ولید نے اشارے سے انہیں روکا۔ تم میرے کام آ جاؤ، میں تمہارے کام آ جاؤں گا۔ ڈیل سمجھ لو، اتنے جذباتی نہ ہو۔ تھو ہے اس ڈیل پر۔ سکون ہو جاؤ، تم جانتے نہیں کہ تم کس عورت کی اتنی طرفداری کر رہے ہو۔ ہاں، جسے تم نے مار ڈالا۔ اس نے غصے میں ایک اور کرسی کو ٹھوکر ماری۔ تم نے اسے اپنے جال میں پھانس لیا تھا، وہی جال کاٹتے کاٹتے وہ مر گئی اور اپنے پیچھے ان مردوں کو روتا چھوڑ گئی جن کے ساتھ وہ ہر رات۔ عالیہ نے جھپٹ کر اس کے کوٹ کا کالر پکڑا اور گھونسا اس کے منہ کے قریب لایا۔ دونوں گارڈز فوراً اس پر جھپٹے۔ میری تربیت اچھے ہاتھوں میں نہ کی ہوتی، میں ایک مسلمان نہ ہوتا تو تمہارا گلا دبوچ لیتا، اور دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے بچا نہ سکتی ولید۔ گارڈز اسے پوری قوت سے پیچھے کھینچ رہے تھے اور وہ چلا رہا تھا، اگر ایک بھی اور لفظ ماما کے بارے میں کہا تو میں یہ بھی کر گزروں گا۔ اس نے خود کو گارڈ سے آزاد کروایا اور انگلی اٹھا کر چلایا، تم وہ غلاظت ہو جس میں میری ماں اپنی بد نصیبی سے جا گری۔ اگر میرا بس چلے تو میں اپنا جسم چھیل ڈالوں تاکہ تمہارے غلیظ خون کا ایک قطرہ میرے جسم میں نہ رہے۔ ولید البشر ششدر رہ گیا۔ ساری دنیا کی دولت میرے آگے ڈھیر کرو گے تو بھی اب مجھ سے اپنے لیے احترام کا ایک لفظ نہیں سن سکو گے۔ مجھے تمہاری ضرورت کبھی نہیں پڑے گی، وہ میری آخری سانس ہی کیوں نہ ہو۔ میں زندگی مستعار لینے کے لیے تب بھی تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ فرنٹ ورک کی حدود سے وہ ایسے نکلا جیسے بندوق سے گولی۔ اگر وہ ذرا سی دیر اور رک جاتا تو ولید البشر کا گلا اس وقت تک دبوچے رکھتا جب تک وہ حلق سے آخری سانس نہ اگل دیتا۔ اسے زندگی میں کبھی اس شخص سے ملنے کی چاہ نہیں کی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ شخص اس کے سامنے آئے گا تو وہ خود انسانی رتبے سے گر جائے گا۔ اگر وہ کبھی تمہارے سامنے آ جائے تو تحمل سے کام لینا۔ ماما مہر اسے نصیحت کر چکی تھی۔ مجھ سے وعدہ کرو، تم صبر سے کام لوگے، تم ایک اچھا انسان ہونے کا ثبوت ہوگے، تم میری تربیت کی لاج رکھو گے۔ وہ سائیکل کو سڑک پر اڑا رہا تھا۔ اسے سڑک پر کوئی بس گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اپنا گرم کوٹ وہ ہارڈ راک میں پھینک آیا تھا۔ اپنے شرٹ کے بٹن اس نے کھول دیے تھے، کف الٹ دیے تھے۔ اس کی شرٹ ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ اتنی ٹھنڈ بھی اس کی گرمی کم کرنے میں ناکام تھی۔ اس کی خون رنگ آنکھیں ٹمٹما رہی تھیں۔ اب اس کی سمجھ میں آ گیا کہ ماما نے گھر آنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ اس کا پتہ کرتا گھر تک پہنچ چکا تھا، اور گھر والوں تک بھی۔ اگر ماما کی اور اولادیں نہ ہوتی تو وہ اس سے پہلے اس تک پہنچ چکا ہوتا۔ اس کا باپ اپنے ڈوبتے ہوئے جہاز کو بچانے کے لیے اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ اپنی لین میں چلتی کار سے آگے نکل جانے میں وہ اسی کار سے ٹکرا گیا اور رگڑے کھاتا ہوا سڑک پر گرا۔ اسے کوئی دعا لگی، کار اس کے اوپر سے نہیں گزر گئی۔ اس کے ہاتھ اور گھٹنے چھل گئے۔ جس گال پر ولید البشر اپنا ہاتھ رگڑتا رہا تھا وہاں سرخ لکیریں بن گئی اور ان میں سے خون رسنے لگا۔ اس نے اسے ایک ٹوکن سے زیادہ اہمیت نہ دی جس کے ڈالتے ہی اس کے پیسوں کی مشین چلنے لگتی۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ کار والا جلدی سے باہر نکل کر اس کے پاس آیا جبکہ وہ سائیکل کھڑی کر کے اس پر سوار ہو چکا تھا۔ ٹھنڈی ہوا اس کے تازہ زخموں کو ادھیڑنے لگی اور ان میں سے گرم خون رسنے لگا۔ وقت ایک شرارہ ہے جلا دینے پر قادر۔ دونوں ماں بیٹا ایک سے نصیب کے حامل تھے۔ دونوں نے ایک ہی انسان کے ہاتھوں ذلت اٹھائی۔ دوبارہ وہ کسی کار سے نہ ٹکرا جائے، اس نے اپنی آنکھیں رگڑی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ مجھے غلط مت سمجھنا، سمجھنے کی کوشش کرو، مجھے اپنے ماضی کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ تم غلط وقت پر پوچھ رہی ہو۔ جانتی ہوں، وہ سب کہنے سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا، پھر بھی مجھے اپنے فادر۔ میرا کوئی باپ نہیں امرا، صرف ایک ماں ہی تھی جو مر گئی۔ اچھے مسلمان خاندان بنا باپ کے ناجائز اولادوں کو بیٹیاں نہیں دیتے۔ باپ کا سوال آج بھی مہذب معاشروں میں پہلے پوچھا جاتا ہے۔ باپ کے نام کے بغیر تم ناجائز ہو۔ تمہاری غیر مسلمان کے بارے میں آسانی سے یہ سوچ لیا جائے گا کہ وہ کس طرح کی۔ تم اس ملعون عورت کا خون، ملعون عورت، ملعون عورت، اور اپنے پیچھے ان مردوں کو روتا چھوڑ گئی جن کے ساتھ وہ ہر رات۔ آتش فشاں پھٹنے سے پہلے جو اس کے اندر دھماکے ہوئے تھے وہی دھماکے اس میں زلزلہ برپا کرنے لگے۔ یہ خیال اس کے ذہن سے ہو کر گزرا، اسے سڑک کے مخالف لین میں گھس جانا چاہیے اور سامنے سے آنے والی کسی بس سے ٹکرا جانا چاہیے۔
वलीद बशर उसे कैसे जता गया था कि उसका नाम उसके लिए कितना ज़रूरी है। उसकी पाक बाज माँ के लिए आज भी वही अंदाज अपनाया गया था जो सालों पहले अपनाया गया था। वक्त उस जिंदा के लिए भी नहीं बदला था और मुर्दा के लिए भी नहीं। वक्त ने उसके दर्जात में तब्दीली की थी, तो बस इतनी कि उसे और पस्ती की तरफ ले गए थे। उस औरत ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि उसे इज्जत के लायक समझा जा रहा था, ना मोहब्बत के। उसने कहाँ क्या गुस्ताखी की थी कि मरने के बाद उसे जिंदा रह जाने वाले रोंद रहे थे। उसके लिए रोया नहीं गया, पछताया नहीं गया। उसकी रियादत इतनी खोटी थी कि उसे लफ्ज़ों में सबसे बदतर अल्फाज में याद किया जाता है। और अलियान ने पहली बार सोचा, मेरी माँ मार्केट जैसी बदनसीब औरत नहीं होनी चाहिए। वलीद उसे भी इस्तेमाल कर गया था। वलीद उसे भी इस्तेमाल करने ही आया था। जो औरत उसके फिराक में मर गई थी और उस पर फिर से लानत भेजने आया था। उसका अकलौता खूनी रिश्ता उसका खून पी गया था। उसके जिस्म में जा बजा सुराख हो गए थे, और उन सुराखों से वही कराहें सुनाई देने लगी थी जो उसकी माँ के वजूद से फूटती थीं। उसने साइकिल को स्टोर के बाहर फेंका और भरपूर ताकत से शीशे के दरवाजे को धकेल कर उसके सर पर पहुंचा। दूर खड़े वर्कर्स ने उसके अंदाज को हैरत से देखा। वो उस लड़के को जानते थे। वो काफ़ी अरसे बाद स्टोर में आया था और एक नए और अजीब अंदाज में आया था। वो उसके सर पर पहुंचा और उसका बाजू घसीट कर खड़ा किया और स्टोर से बाहर ले गया। फरीद को फ़ोन करके तुमने बताया था मेरे बारे में? उसकी आवाज़ बुलंद थी और उसका अंदाज, उसकी आंखें, उफ। वो मरहा का दिल चाहा वो अपनी आंखें बंद कर ले और अपने सुकड़ते दिल को बंद हो जाने का अंदिया दे दे। उसकी पलकें लरज रही थीं और उसका अंदाज उसके गाल पर मौजूद खराशों से रिश्ता खून तकलीफ से उसकी बेनियाजी जाहिर कर रही थी। उसके बाजू पर मौजूद उसका हाथ इतना गर्म था कि उसकी खाल में गर्म सुलाख की तरह घुस रहा था। वो सहम गई। उसने उसका ऐसा शिद्दत पसंदाना अंदाज पहले कभी नहीं देखा था। आर्यन, इतनी आवाज़ निकल सकी। वलीद को फ़ोन तुमने किया था? वो धाड़ा। स्टोर का मैनेजर स्टोर से बाहर निकल आया था। स्टोर के अंदर काम करते वर्कर्स काम रोककर और कस्टमर जूतों से नजरें हटाकर शीशे की दीवार के पार खड़े उन्हें देख रहे थे। सड़क पर चलते कुछ लोग चौंक कर उनकी तरफ देखकर गुजर रहे थे। क्या हुआ है तुम्हें?" खौफ से उसका सांस रुक जाने को था। "तुमने फ़ोन किया है ना?" वो पूरी कुव्वत से फिर से चिल्लाया और उसका गर्म हाथ उसकी खाल में घुसने लगा और वहीं उसका खून जम गया। उसके दिल में तकलीफ उठी और उसने मर जाना चाहा। सिर्फ इसलिए आलियान कि मुझे। उसका जुमला गाल पर पड़ने वाले ताकतवर थप्पड़ से दरमियान में ही रह गया और उसके सफ़ेद गाल पर अपने सख्त होने का निशान छोड़ गया। होंठों के किनारे थरथराए, आंखों की पुतलियां साकित हो गईं और उसने जान लिया, सब खत्म। यूरोप का सफ़र पिछम में तमाम हुआ और सूरज डूब गया। प्रोग, जुदाई ने अपनी आमद का तबल बजाया। अब वो उसका आलियान रहा, न वो उसकी अमरहा। और फिर उस कमरोश ने बदहियत होते हुए उंगली उठाकर उसकी तरफ इशारा किया। ये थप्पड़ तुम्हें उस वक्त पड़ना चाहिए था जब तुमने मेरी माँ की बेइज्जती की थी। ये थप्पड़ वलीद को भी उस औरत के हाथों पड़ना चाहिए था जो मेरी माँ थी। अब मैं दुनिया में किसी शख्स को ये इजाज़त नहीं दूंगा कि वो मेरी माँ पर उंगली उठाए। अल्फाज की अदाई में ऐसी टूट फूट थी जैसे वो सदियों से लुकना ज़दा रहे हों। आज से पहले उसकी आवाज़ ऐसे ऊंची नहीं हुई थी। आज से पहले वो ऐसे बेकाबू नहीं हुआ था। अमरहा का आलियान, वो उस रूप का सौदागर क्यों गर हुआ? अगर उसके हाथ में मशल दी जाती तो वो दुनिया को आग लगाना शुरू कर देता, और शुरुआत खुद से करता। मेरी माँ की ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती वलीद से मोहब्बत थी, और मेरी तुमसे। उसके लुकनत ज़दा जुमलों ने अदाई में फिर वक्त लिया। तुम हर बार नए अंदाज से दुख देती हो। कितनी जालिम हो तुम अमरहा। उन आखिरी जुमलों ने सदियों से भी कहीं आगे का सफ़र तय किया और उसकी ज़बान से अदा हुए। उसके उन अल्फाज पर अमरहा का जी चाहा मर जाए। वो स्टोर की एक तरफ गिरी, अपनी साइकिल की तरफ लपका। उसकी नाक से खून निकलने लगा था। उसकी वेस्ट पर कतरे गिर रहे थे। उसके पास उस खून से निपटने का जज्बा बाकी नहीं रहा था। वो किस किस जख्म की रुक कर देखभाल करता। अमरहा उसके पीछे लपकी और उसका बाजू पकड़ लिया। मुझे माफ़ कर दो आलियान। उसने झटक कर अपना बाजू से आज़ाद करवाया और गिरी हुई अपनी साइकिल उठाने लगा। खून के कतरे सड़क पर गिरे। मैंने ये सब इसलिए किया, तुम्हारे लिए किया आलियान। बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं तुमसे। पहली बार उसने आलियान के सामने उस मोहब्बत का इकरार किया, ना हक किया। ये सब दादा के लिए। मैं तो, मेरी बात सुनो अल्लाह के लिए। मेरे लिए अब तुम मर चुकी हो अमरहा। गीली नाक को उसने आस्तीन से रगड़ा। उसकी खून और उसकी आंखों पर अमरहा की नजरें गड़ी थीं। तुम्हारे बगैर मैं मर ही जाऊंगी। प्लीज मेरी बात सुन लो। उसने लपक कर फिर से उसका बाजू मजबूती से थाम लिया। वो साइकिल पर बैठ चुका था। जाओ, कर देखो ये भी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खून आलूद आस्तीन को उसने अमरहा की गिरफ्त से आज़ाद करवाया। अगर फ़र्क ही देखना है आलियान,
तो चलो फिर मर कर देखते हैं। वो इस्तेहज़ाइया हँस दी और साथ ही रो दी। वो साइकिल लेकर चला गया। बरा की नज़ूलियत ने आसमान तक बुलंद किले खड़े करना शुरू कर दिए। उसने उसे जाते देखा। वक्त ने अपने थाल से रमज़े हकीकी का पहला सिक्का उछाला। उसने खुद को अकेले खड़ा पाया। वक्त ने उसी थाल से ख़त तकदीर का दूसरा सिक्का उछाला। उस पर इंकशाफ हुआ। वो उसे अपने साथ न ले गया। तीसरे सिक्के का वार वक्त ने उसके दिल पर किया, जो फिराके यार का था, और वो रोने लगी। ए आँख, तू क्यों रोती है? निगाहे महबूब ने मुझे एक दास्तान सुनाई। ए आँख, फिर तू क्यों रोती है? वो दास्तान इश्क थी। ए आँख, फिर तो रोना बंद कर। उसमें मेरा नाम था जो अब मिट चुका है। हाँ, अब तू रो। तो इसी पॉइंट पे आज की एपिसोड ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आगे भी इसी पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि अभी तक की स्टोरी आपको पसंद आ रही होगी। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आइंदा मिलेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।